हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य अध्यापक। मेरा नाम है पूजा और जैसा कि आप सबको पता है कि हम NIOS की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। हमने उसका कोर्स 502 लिया है। यूनिट 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है पहले वो जाके दोनों यूनिट्स को कंप्लीट कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग ये देख रहे हैं जैसे मैं PPT वगैरह बना के मैं आपको प्रिपेयर करा रही हूँ, ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आप लोग ये मत समझना कि PPT 15 पेज की 16 पेज की PPT है तो पता नहीं इसमें क्या सारा कंटेंट मैम ने इंक्लूड करा है। नहीं, उस चीज़ की गारंटी मैं ले रही हूँ और उस चीज़ की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस PPT में जितना भी सब कुछ जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा मैं इंक्लूड करूँगी। आप ये मत सोचना कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। नहीं, आप अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले आप मेरी वीडियो को देखिए और जब वीडियो को जितने भी पार्ट हैं उसको जब कंप्लीट आप देख लेंगे उसके बाद आप चाहें तो NIOS से फिर खुद भी इसको टैली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है शिक्षण और अधिगम की विधियाँ। यहाँ पे शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण और अधिगम की विधियाँ। चलिए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि शिक्षण अधिगम की विधियाँ जो हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, है ना। इससे पहले वाली यूनिट में हमने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी थी। अब मैंने आपको बताया था कि अप्रोचेस क्या है। अप्रोचेस एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हम ये विधियों यानी कि मेथड्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो जो विधियाँ हैं ये उपागम का एक पार्ट है, या मैं इसको ऐसे कहूँ कि जो मेथडोलॉजीज़ हैं या मेथड्स हैं ये क्या है, हमारे अप्रोचेस का पार्ट है। जिस तरीके के अप्रोच हम रखेंगे उसी तरीके की हम विधियों को आगे चुनते हैं। ठीक है, चलिए तो विधियों को उन्होंने क्या करा है, 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट तो हो जाता है अनुदेशात्मक विधियाँ और दूसरा हो जाता है विद्यार्थी अनुकूलन विधियाँ, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और स्टूडेंट अडेप्टेशन मेथड्स। अब इसको ऐसा क्यों ऐसे डिवाइड हमने किया है, अब जाहिर सी बात है इसके नाम को पकड़िए, इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन। ये जो विधियाँ आपको दिखाई दे रही हैं इधर, ये जो 4 विधियाँ हैं, इसमें क्या है, इसमें मेनली टीचर जो है स्टूडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस टाइप देता है ना। और इसीलिए इन विधियों का नाम हमने इंस्ट्रक्शनल मेथड्स रखा है। जैसे मैं बात करूं लेक्चर मेथड की, व्याख्यान विधि है ना, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आगमन और निगमन विधि, इनको हम बेसिकली एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो है ये सब क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड है। मतलब मेनली टीचर पहले क्या करेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो विधियां हैं ये मेनली टीचर सेंटर्ड हैं, ये टीचर सेंटर्ड हैं। ठीक है, बहुत हद तक ये जो 4 विधियां हैं ये टीचर सेंटर्ड हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है हमारी दूसरी विधि की जो है विद्यार्थी अनुकूलन विधियाँ। विद्यार्थी अनुकूलन विधियाँ मतलब स्टूडेंट अडेप्टेशन मेथड, यानी ये अडेप्टेशन वाला पार्ट आपने कहीं और भी पढ़ा होगा। जब हमने यूनिट 1 पढ़ी थी उसमें एसिमिलेशन, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन है ना, वो सारी चीज़ें थी ना। तो अडेप्टेशन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को अनुग्रहित करना यानी अपने अंदर समा लेना या उस चीज़ को समझ लेना। अब क्या चीज़ को समझ लेना भाई, ये जो विधियाँ हैं, खेल विधि यानी प्लेवे मेथड हो गया, परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड हो गया, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, या अन्वेषण विधि जिसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें बच्चे कुछ ना कुछ अडेप्ट कर रहे हैं। मतलब क्यों, क्योंकि ये इन विधियों को हम कह सकते हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड है। क्यों है चाइल्ड सेंटर्ड, देखिए प्लेवे मेथड भी होगा, उसमें बच्चा अपने आप कुछ करके सीखेगा, खेल खेल में सीखेगा। प्रोजेक्ट है, बच्चा प्रोजेक्ट बनाएगा, है ना, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, जिसको एक्सप्लोरेशन मेथड भी बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन मेथड। ठीक है, इसके बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं इनको हमने 2 पार्ट में क्यों हमने डिवाइड करा। ये एक हमारे टीचर सेंटर्ड है, कुछ इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं ये हमारे टीचर सेंटर्ड हो गए हैं। और ये विद्यार्थी अनुकूलन वाली विधियां हैं जिसे स्टूडेंट अडेप्टेशन मेथड बोलते हैं, ये हमारी स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला स्लाइड आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। अब हम क्या करेंगे,
वन बाय वन इन जो ये सारी विधियां हैं, ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। ये वाली यूनिट थोड़ा सा इजी है, ठीक है, तो अगर आप इसको एक या दो बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा व्याख्यान विधि, जिसको हम लेक्चर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है कि ये विधि में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसके मेन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बस वो मेन हमें पढ़ना है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, सीधी सी बात बस ये है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो विधियाँ जितनी भी है ना, इसमें से ऐसा कोई सब्जेक्टिव आपको कुछ ऐसा ये कभी नहीं पूछेगा कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इनमें हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो जो भी ये मेथड्स मैं आपको करा रही हूँ, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है बस, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और जब आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इस पर जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अब इसको समझते हैं थोड़ा, क्या है ये व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। अच्छा, इसको किसने सबसे पहले लोकप्रिय बनाया था? इसको बनाया था जोहान आमोस कॉमेनियस, यानी ये पोलैंड के एक दार्शनिक और शिक्षक थे, जिन्होंने इस वाले मेथड को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया, इसको लोकप्रिय बनाया। इसका मेन काम क्या होता है? निर्देशन देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना। लेक्चर मेथड में क्या होता है? टीचर बोलता रहता है और बच्चे सुनते रहते हैं, है ना, पैसिव लर्नर की तरह। नेक्स्ट क्या है? सूचना, अवधारणा, तथ्य, सिद्धांत एवं नियम उपलब्ध कराना। सेम वही चीज़ इसमें क्या करेगा टीचर? बट टीचर बोलता रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, कॉन्सेप्ट बताता रहेगा, फैक्ट, प्रिंसिपल, रूल्स वगैरह सारी चीज़ें मतलब टीचर प्रोवाइड कराता रहेगा और बच्चा क्या करता रहेगा? उसको सुनता रहेगा। फिर है विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है। अब ये भी आप समझ गए होंगे क्यों होता है विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड एक मेथड है ना, टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो इसमें क्या है? टीचर ही मेन होता है। टीचर को जो लगता है कि मैं जितना जितना बता रहा हूँ बच्चा बस उतना उतना सुनता रहे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की वास्तविक जांच नहीं करता। अब जब टीचर सिर्फ लेक्चर दे करके चला जाएगा तो टीचर को अब वो फीडबैक के लिए क्या करेगा? एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, एक टीचर है, उसने लेक्चर दे दिया किसी भी एक टॉपिक पे, और फिर उसने फीडबैक के लिए क्या करा? दो चार बच्चों से दो चार क्वेश्चन पूछ लिए, तो दो चार बच्चों ने मतलब आंसर दे दिए। अब इससे कि सारे बच्चों का पता चलता है। कई बार हमारा ये प्रॉब्लम क्या होती है लेक्चर मेथड के साथ, आपने देखा होगा मास आंसरिंग, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है मास आंसरिंग का मतलब? मास आंसरिंग का मतलब होता है जब बच्चे ग्रुप में किसी चीज़ का जवाब देते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, फिर उसके बाद मैं पूछूंगी अच्छा आपको पता है ना बेटा लेक्चर मेथड क्या होता है? बच्चे बोलेंगे जी। तो जिसको नहीं भी आता ना वो भी बोल देगा जी मैम हमको पता है। अच्छा, लेक्चर मेथड को किसने इन्वेंट किया था या किसने इसको लोकप्रिय बनाया था? तो कुछ बच्चे जिनको उसका नाम पता होगा वो तो बोल देंगे और बाकी बच्चे क्या करेंगे? लिपसिंग करेंगे, ठीक है, और साथ के साथ थोड़ा सा उसको बोलते चले जाएंगे। तो इस मास आंसरिंग की वजह से हमें क्या पता चलता है? हमें उन बच्चों का नहीं पता चल पाता जो हमारे स्लो लर्नर्स हैं, जिनको टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसमें डायग्नोस नहीं हो पाता बिल्कुल भी, और एक्चुअल जो हमारे पास सिनेरियो है क्लास का वो हमें समझ में नहीं आता। नेक्स्ट क्या है? विद्यार्थी सुनकर समझते हैं और याद करते हैं। जाहिर सी बात है इसमें मेन क्या रहता है? सिर्फ लिसनिंग, और उसको जो हमने सुन लिया सुन के समझ लो और उसको याद कर लो, ठीक है। इसका एक बेनिफिट क्या है? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में ही मैं इसकी बेनिफिट और इसकी जो वीकनेस है वो सब एक साथ ही करा रही हूँ। अलग से सब्जेक्टिव कोई आपका पेपर नहीं आने वाला, तो अलग से इसको वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक साथ ही बता दे रही हूँ। अच्छा, इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव के होने के साथ साथ ये टाइम पर भी चीज़ों को कंप्लीट करा देती है। जब ज़्यादा टॉपिक हो, ज़्यादा चैप्टर्स हो, तो टीचर क्या करेगा? एक्टिविटी को छोड़ करके कि भैया छोड़ो अब इस चीज़ को, हम तो लेक्चर मेथड पे वापस आ जाते हैं। लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा के अपना टीचर टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करा देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि या प्रयोगशाला विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या लेबोरेटरी मेथड। अब क्यों कह रहे हैं लेबोरेटरी या मेथड? क्योंकि जब लेबोरेटरी में काम करते हैं या प्रयोग करते हैं हमको किसी तरीके का, तब इस प्रदर्शन का ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ टॉपिक आपको समझने, ये कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कृषि पद्धति में, यानी जो हमारा फार्मिंग वाला जो फार्मिंग में इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था सीमेन ए नैप ने,
ठीक है। भारतीय नाट्यशास्त्र में सबसे पहले इसका किसने प्रयोग किया था? बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया था आचार्य गौतम भास्कर ने। ठीक है। अच्छा, प्रयोगशाला के दौरान यानी लेबोरेटरी में सबसे पहले इसका किसने यूज़ किया था? ड्यूई जॉन मॉरविल ने। और इन्हीं को ही प्रयोगशाला विधि के जनक भी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने वाला है, बाकी तो आप समझ जाएंगे, सुन के समझ जाएंगे। अच्छा, अब क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? प्रयोग के दौरान ये विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम डेमोन्स्ट्रेट करके उस एक्सपेरिमेंट को दिखा सकते हैं। फिर क्या है, प्रदर्शन के साथ साथ व्याख्यान भी ज़रूरी होता है इसमें। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, आप बच्चों को दिखा रहे हो और आपने 2 सॉल्यूशन मिला के बस आप चुप हैं और बच्चों को सॉल्यूशन मिला के दिखा रहे हैं। अरे उसको आप बताओगे ना कि मैंने कौन से 2 सॉल्यूशन मैंने मिक्स करे हैं या क्या मैं एक्टिविटी करने जा रही हूँ, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे ना। तो वही कह रहा है कि प्रदर्शन के साथ साथ व्याख्यान यानी डेमोन्स्ट्रेशन भी ज़रूरी होता है। ठीक है, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ हमारा लेक्चर भी ज़रूरी होता है। तो लेक्चर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ लेक्चर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये उसका एक ऑल्टरनेटिव नहीं कह सकते कि ऑल्टरनेटिव नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। विद्यार्थी अवलोकन करता है और सीखता है। अब इसमें पहले वाले विधि में क्या था? विद्यार्थी सुनता है, यानी ये वाली जो हमने विधि अभी पहली वाली पढ़ी व्याख्यान विधि, इसमें क्या होता है? सुनता है और फिर उसके बाद चीज़ों को याद करता है। प्रदर्शन विधि में क्या आ जाता है? ऑब्जर्व करता है और फिर उसको सीखता है। ठीक है, उसमें सुनना और याद करना है, लिसनिंग और मेमोराइजिंग है, और इसमें ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। फिर ये भी कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब ये जो विधि है ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव, इसको हम लोग साथ साथ ही हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको हम लोग साथ साथ क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दोनों में डिफरेंस जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई इंडक्टिव कौन सी, डिडक्टिव कौन सी है। अब बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है कि भाई इंडक्टिव मतलब समझ तो आ जाता है कई बार, बट इंडक्टिव और डिडक्टिव में हमेशा ही बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है किस में रूल पहले आएगा, किस में एग्जाम्पल पहले आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं समझाती हूँ। अच्छा, निगमन है ना, निगमन वर्ड को आप पकड़िए। निगमन में नी पहले आ रहा है ना, तो नी से नियम समझ लीजिए। निगमन का मतलब नी से नियम, यानी निगमन विधि में पहले क्या आएगा? पहले रूल आएगा, नियम आएगा, उसके बाद उदाहरण आएगा। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ? ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे। पहले निगमन विधि में क्या है? नी से निगमन, तो नी से नियम, नियम पहले आएगा यानी रूल पहले आएगा और फिर उसके बाद उदाहरण आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आगमन में क्या है? आ है, इसको इस आ को पकड़िए। आ से आगमन और ऊ से उदाहरण, ये भी स्वर है, और ऊ भी जो है ये हमारा ये भी स्वर है। ठीक है, तो आ से आगमन और ऊ से उदाहरण, तो दोनों स्वर आ रहे हैं। ठीक है, इससे इसको याद कर लेंगे कि पहले यहाँ पे उदाहरण आता है, उसके बाद नियम। समझ में आ गया? आई होप आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये याद हो गया होगा। अब बारी आती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे याद करेंगे? मैं अभी कुछ समझा नहीं रही हूँ इसमें, सिर्फ आपको याद करने की टेक्निक बता रही हूँ। ठीक है, चलिए इस टर्म को पकड़िए, डिडक्टिव। डिडक्टिव से बनाइए इसको डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को काटना, कम करना, है ना, कटौती करना। तो आप देखिए कटौती या किस चीज़ की करी जाती है? आप सोचिए किस चीज़ की कटौती की जाती है? जो नियम होते हैं उन्हीं का तो हम डिडक्शन करते हैं, जो रूल्स होते हैं उन्हीं को तो हम डिडक्ट करते हैं, उन्हीं को तो तोड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप रूल तोड़िए, बट इस चीज़ को याद करने के लिए बस ऐसे समझिए कि डिडक्टिव मेथड, डिडक्शन किस चीज़ का करते हैं? रूल का। तो यानी डिडक्टिव मेथड में पहले रूल आएगा फिर एग्जाम्पल, और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा इंडक्टिव। ठीक है, फिर पहले एग्जाम्पल फिर रूल। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी। चलिए, अब आगमन और निगमन विधि का या इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में अगर आपको ये पता चल गया ना कि इस किस चीज़ में क्या पहले आता है, तो फिर आप बाकी के इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी आप समझ लेंगे। ठीक है, ये दोनों विधियों की खोज किसने? एरिस्टोटल ने की थी, अरस्तु ने की थी। वो क्या था? एक यूनानी दार्शनिक था। ठीक है, चलिए अब आगमन विधि और निगमन विधि दोनों को एक साथ साथ पढ़ते हैं। आगमन विधि में पहले क्या था? एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, और निगमन विधि में क्या है? पहले रूल होगा फिर एग्जाम्पल होगा।
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। आगमन निगमन विधि दोनों वैसे आपने ये पढ़ी होगी अपने बीएड या डाइट वाइट के टाइम पे, पर फिर भी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देते रहते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देते रहेंगे, और फिर जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चे उसको समझ लेंगे तो फिर उसको जर्नलाइजेशन के थ्रू, ये मेरा पेन आज पता नहीं क्या ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। चलिए इसको ऐसे समझ लीजिए, जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो एग्जाम्पल के बाद क्या होता है, जब बच्चे जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, जब बच्चे जनरलाइज कर लेते हैं तो जनरलाइज्ड फॉर्म में बच्चों को हम रूल्स बता देते हैं। ठीक है, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे रूल्स निकाल लेते हैं, या ये कहें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। अब वही उस ऊपर वाले पॉइंट से इसको रिलेट कीजिए। स्पेसिफिक क्या, एग्जाम्पल हमेशा स्पेसिफिक होगा, हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होंगे, और रूल्स हमेशा जर्नल होते हैं। तो वही मैंने कहा ना कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल देके हम जनरलाइज्ड रूल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इंडक्टिव मेथड क्या है, टाइम टेकिंग है। अभी इतने सारे एग्जांपल्स देंगे, फिर बच्चों को हम कहेंगे कि अभी इतने सारे एग्जांपल्स में आपने क्या चीज़ कॉमन देखी, क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ आपने देखी कि सब में सेम चलता चला आ रहा है। अच्छा, अब इन जितनी भी चीज़ें आपने कॉमन देखी उन सबको एक साथ रखिए, फिर उनको जर्नलाइज कीजिए, और फिर इस जर्नलाइजेशन से हम पहुँच रहे हैं बेटा एक रूल पे। तो अब देख रहे हैं कि कितना कितना लंबा प्रोसेस जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाले जो मेथड है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अवधारणाओं का अन्वेषण, यानी एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब जब इतने सारे हम एग्जाम्पल्स देते चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करेगा ना बच्चा, कॉन्सेप्ट उसका वो एक्सप्लोर करता चला जाएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आगमन विधि। अब निगमन विधि को देखते हैं, डिडक्टिव मेथड। डिडक्शन किस चीज़ का होता है, रूल का, ठीक है, नियमों का, और इसका मतलब नियम पहले आएंगे और एग्जाम्पल बाद में। ये थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे मैंने आप लोगों को याद होगा हमने मेंसुरेशन का भी पढ़ा था। तो मेंसुरेशन का टॉपिक वैसे छोटी 6-7 से भी आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेनली अगर मैं देखूँ तो 8th 9th से मेंसुरेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है ना, ये मेंसुरेशन वाला टॉपिक जो मैथ्स में जो होता है। तो उसमें जब 8th क्लास में, तो मुझे याद है मैंने कैसे पढ़ा था, टीचर्स ने हमारे रूल बता दिए थे, रूल लिखवा दी थी, और उस रूल के बाद क्या हुआ था, हमने वो रूल्स को लर्न कर लिया। अब इसका क्षेत्रफल या इसका एरिया या इसका स्क्वायर का पैरामीटर है, इस तरीके से निकालना, ये वाला फार्मूला लगा दी, और ये वाला फार्मूला हमने वो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन जब मैं 9th क्लास में आई, वहाँ मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें बताया कि रूल्स को कैसे डिडक्ट किया जाता है। उन्होंने एक्चुअली हमको, मैं कहूँ कि इंडक्टिव मेथड से पढ़ाया था। उन्होंने हमें रूल्स को निकालना बताया कि किस तरीके से रूल्स को निकाला जाता है, कि किस तरीके से कैसे अगर हमें 3D उसमें मेंसुरेशन का ये वाला फार्मूला लगाना है तो ये फार्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से। तो ये हो गया हमारा कि एग्जाम्पल के थ्रू वो हमें रूल्स तक लेकर के गए, समझ रहे हैं आप लोग। तो वो उन्होंने हमको जो है ये आगमन विधि से पढ़ाया था। अभी यहाँ से क्या है, ये रूल्स टू एग्जाम्पल जाता है। मतलब पहले निगमन विधि में पहले टीचर, जैसे मैंने 8th क्लास में मैंने आपको बताया कि 8th क्लास में पहले टीचर ने फार्मूला लिखवा दिया और फिर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने बताया। तो ये वही है कि रूल्स पहले बता देते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल तक जाते हैं। अब रूल कैसे होते हैं, यहाँ पे आपने सीखा है इस वाले पार्ट पे, रूल हमेशा जर्नल होते हैं और एग्जाम्पल हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हर एग्जाम्पल में कोई अलग प्रॉब्लम होगी, कोई अलग डिजिट होगी, अलग नंबर होगा, अलग मेथड होगा उसको सॉल्व करने का। इसीलिए एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं जो एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन है वो हमेशा स्पेसिफिक होंगे। लेकिन आप ये बताइए कि क्या रूल चेंज होगा? नहीं, रूल हमेशा जनरल रहता है, वो नहीं चेंज होता है। इसीलिए निगमन विधि में क्या है, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, इसीलिए हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। अब निगमन विधि क्या है, टाइम सेविंग है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा टाइम सेविंग क्यों है। ये टाइम सेविंग इसीलिए है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा हमें एग्जाम्पल बच्चों को बताने नहीं पड़ते। बच्चे थोड़ी मेथड इसको रूल्स को निकाल रहे हैं, हमने उनको रूल बता दिया, बच्चे लर्न करके आएंगे। अगली क्लास में हम क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन समझाएंगे और 4 क्वेश्चन बच्चों को घर से करने के लिए देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता है।
अच्छा, अब इसमें क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी अवधारणा की सत्यता की जांच करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आगमन विधि में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को निकाल रहे हैं। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल से हम यहाँ पहुँचे, अच्छा ये रूल ऐसे निकल करके आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हमें बहुत सारे रूल्स लिखवा दिए गए हैं तो अब हम उन रूल्स को मतलब सच कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि इस रूल से इस मेथड से, इस रूल से क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या डिफरेंस है इन दोनों में। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा आगमन और निगमन विधि क्या है। ठीक है, आज हमने ये 4 विधियाँ पढ़ ली हैं, ये वाली 4 विधियाँ, यानी इंस्ट्रक्शनल्स मेथड जो है हमने ये 4 वाज कंप्लीट कर लिए हैं। अगली आने वाली क्लास में मैं आपको ये वाली 4 मेथड्स आपको कराऊंगी, स्टूडेंट एडेप्टेशन मेथड यानी विद्यार्थी अनुकूलन विधियाँ, ये वाले सारे मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तब तक आप लोग इसको पढ़िए, इसको स्पीड बढ़ा के 1 बार 2 बार सुनिए। चाहे तो आप NIOS की जो हमारी बुक्स हैं उससे भी इसको टैली कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तब भी ये मोर देन सफिशेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको भी इनको शेयर कीजिए, और आप अपने सजेशंस प्लीज़ दीजिए मुझे कि मैं अपनी वीडियो क्वालिटी को और किस तरीके से बढ़ा सकती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।